चैप्टर 3 तीन कंपनी है। गैंडाल्फ ने कहा, तुम्हें चुपचाप चले जाना चाहिए और जल्दी चले जाना चाहिए। 2 या 3 सप्ताह बीत गए और अभी भी फ्रोडो ने जाने के लिए तैयार होने का कोई संकेत नहीं दिया। मुझे पता है, लेकिन दोनों काम करना मुश्किल है, उसने आपत्ति जताई। अगर मैं बिल्बो की तरह गायब हो जाऊं, तो ये कहानी कुछ ही समय में पूरे शायर में फैल जाएगी। बेशक तुम्हें गायब नहीं होना चाहिए, गैंडाल्फ ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा था कि जल्दी ही, तुरंत नहीं। अगर तुम शायर से बिना किसी को पता चले बाहर निकलने का कोई तरीका सोच सकते हो, तो थोड़ी देर करना उचित होगा। लेकिन तुम्हें बहुत देर नहीं करनी चाहिए। शरद ऋतु के बारे में क्या ख्याल है, हमारे जन्मदिन पर या उसके बाद? फ्रोडो ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं शायद तब तक कुछ व्यवस्था कर लूंगा। सच कहूं तो, अब जब बात उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी, तो वह शुरू करने के लिए बहुत अनिच्छुक था। बैग एंड पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा मनचाहा घर लग रहा था, और वह शायर में अपनी आखिरी गर्मियों का जितना हो सके उतना मजा लेना चाहता था। जब शरद ऋतु आई, तो उसे पता था कि कम से कम उसके दिल का एक हिस्सा यात्रा के बारे में ज्यादा दयालुता से सोचेगा, जैसा कि उस मौसम में हमेशा होता है। उसने वास्तव में अपने 50वें जन्मदिन पर जाने का मन बना लिया था, बिल्बो का 128वां जन्मदिन। किसी तरह ये सही दिन लग रहा था जिस दिन उसे निकलना था और उसका पीछा करना था। बिल्बो का पीछा करना उसके दिमाग में सबसे ऊपर था, और यही एक चीज थी जिसने छोड़ने के विचार को सहनीय बना दिया था। उसने अंगूठी के बारे में जितना संभव हो सके उतना कम सोचा, और यह कि यह उसे आखिर में कहाँ ले जाएगी। लेकिन उसने अपने सारे विचार गैंडाल्फ को नहीं बताए। जादूगर ने जो अनुमान लगाया था, उसे बताना हमेशा मुश्किल होता था। उसने फ्रोडो की ओर देखा और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, उसने कहा। मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा, लेकिन ये और देर से नहीं होना चाहिए। मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। इस बीच, अपना ख्याल रखना, और यह संकेत मत देना कि तुम कहाँ जा रहे हो। और देखो कि सैम गैमजी बात ना करे। अगर उसने बात की, तो मैं उसे सचमुच मेढक बना दूंगा। फ्रोडो ने कहा, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, ये बताना कठिन होगा, क्योंकि मुझे स्वयं भी अभी तक इसका स्पष्ट पता नहीं है। बेतुकी बातें मत करो, गैंडाल्फ ने कहा। मैं तुम्हें डाकघर में पता छोड़ने के खिलाफ चेतावनी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन तुम शायर छोड़कर जा रहे हो और यह बात तब तक पता नहीं चलनी चाहिए, जब तक तुम बहुत दूर न निकल जाओ। और तुम्हें जाना ही होगा, या कम से कम जाना तो पड़ेगा ही। यदि आप यात्रा पर निकलें, तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व में से किसी भी दिशा का पता नहीं होना चाहिए। मैं बैग एंड को छोड़ने और अलविदा कहने के विचारों में इतना खो गया हूँ कि मैंने कभी दिशा के बारे में सोचा ही नहीं, फ्रोडो ने कहा। मुझे कहाँ जाना है, और मैं किस दिशा में जाऊंगा? मेरी खोज क्या होनी चाहिए? बिल्बो एक खजाना खोजने गया था, वहाँ और फिर वापस, लेकिन मैं एक खजाना खोने जा रहा हूँ, और वापस नहीं आऊंगा, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। लेकिन तुम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, गैंडाल्फ ने कहा। मैं भी नहीं देख सकता। हो सकता है कि विनाश की दरारों को खोजना तुम्हारा काम हो, लेकिन ये खोज दूसरों के लिए हो सकती है, मुझे नहीं पता। किसी भी हालत में तुम अभी उस लंबी सड़क के लिए तैयार नहीं हो। नहीं, फ्रोडो ने कहा, लेकिन इस बीच में झील तक किस रास्ते से जाऊं? खतरे की ओर, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं, न ही बहुत सीधे, जादूगर ने उत्तर दिया। यदि आप मेरी सलाह चाहते हैं, तो रिवेंडेल की ओर चलें। ये यात्रा बहुत खतरनाक साबित नहीं होनी चाहिए, हालांकि रास्ता पहले से कम आसान है, और जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, ये और भी बदतर होता जाएगा। रिवेंडेल, फ्रोडो ने कहा। बहुत बढ़िया, मैं पूर्व की ओर जाऊंगा, और रिवेंडेल के लिए निकलूंगा। मैं सैम को एल्वेस से मिलने ले जाऊंगा, वो बहुत खुश होगा। उसने हल्के से कहा, लेकिन अचानक उसका दिल एल्रोंड हाफेलवेन के घर को देखने और उस गहरी घाटी की हवा में सांस लेने की इच्छा से भर गया, जहां कई फेयरफॉल कभी भी शांति से रहते थे। एक गर्मियों की शाम को आइवी बुश और ग्रीन ड्रैगन तक एक आश्चर्यजनक खबर पहुंची।
शायर की सीमाओं पर दिग्गजों और अन्य शगुन को अधिक महत्वपूर्ण मामलों के लिए भुला दिया गया। श्री फ्रोडो बैगेंड बेच रहे थे, वास्तव में उन्होंने इसे पहले ही सेक्विले बैगिंसेस को बेच दिया था। एक अच्छी चीज के लिए, लू, कुछ ने कहा। सस्ते दाम पर, दूसरों ने कहा, और ये तब और भी संभव है जब मालकिन लोबेलिया खरीदार हों। ओथो की मृत्यु कुछ साल पहले 102 वर्ष की परिपक्व लेकिन निराश उम्र में हो गई थी। फ्रोडो अपना सुंदर गड्ढा क्यों बेच रहे थे, ये कीमत से भी ज्यादा विवादास्पद था। कुछ लोगों ने ये सिद्धांत रखा बैगिंस के इशारे और संकेतों से समर्थित कि फ्रोडो के पैसे खत्म हो रहे थे, वो हॉबिटन छोड़ने जा रहा था और बिक्री से मिलने वाले पैसे से अपने ब्रांडीबक रिश्तेदारों के बीच बकलैंड में चुपचाप रहने जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा, सेक्विले बैगिंस से जितना दूर हो सके, लेकिन बैगेंड के बैगिंस की अपार संपत्ति की धारणा इतनी दृढ़ हो गई थी कि अधिकांश लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा, किसी भी अन्य कारण या अतार्किकता से भी ज्यादा मुश्किल जो उनकी कल्पना सुझा सकती थी। अधिकांश लोगों के लिए यह एक अंधकार में और फिर भी गैंडाल्फ की अप्रकाशित साजिश। हालांकि वह खुद को बहुत शांत रखता था और दिन में इधर उधर नहीं जाता था, लेकिन यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि वह बैगेंड में छिपा हुआ था। लेकिन चाहे कोई भी निष्कासन उसकी जादूगरी के डिजाइन के साथ फिट हो, इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं था, फ्रोडो बैगिंस बकलैंड वापस जा रहा था। हाँ, मैं इस शरद ऋतु में यहाँ से चला जाऊंगा, उसने कहा। मेरी ब्रांडीबक मेरे लिए एक अच्छा सा छोटा सा गड्ढा या शायद एक छोटा सा घर ढूंढ रही है। दरअसल मैरी की मदद से उसने बकलबरी से आगे के देश में क्रिक हॉलो में एक छोटा सा घर चुन लिया था और खरीद लिया था। सैम को छोड़कर सभी के सामने उसने ये दिखावा किया कि वह वहां स्थायी रूप से बसने जा रहा है। पूर्व की ओर जाने के निर्णय ने उसे यह विचार सुझाया था, क्योंकि बकलैंड शायर की पूर्वी सीमा पर था, और चूंकि वह बचपन में वहां रहता था, इसलिए उसका वापस जाना कम से कम विश्वसनीय तो लगता था। गैंडाल्फ 2 महीने से ज्यादा समय तक शायर में रहा। फिर एक शाम, जून के अंत में, फ्रोडो की योजना के अंतिम रूप से तय होने के तुरंत बाद, उसने अचानक घोषणा की कि वह अगली सुबह फिर से जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ थोड़े समय के लिए, उसने कहा। लेकिन मैं कुछ समाचार प्राप्त करने के लिए दक्षिणी सीमाओं से आगे जा रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ। मैं जितना होना चाहिए था, उससे ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहा हूँ। उसने हल्के से बात की, लेकिन फ्रोडो को लगा कि वो काफी चिंतित लग रहा था। क्या कुछ हुआ है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है जिससे मैं चिंतित हूँ और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर मुझे लगता है कि आपको तुरंत चले जाना जरूरी है, तो मैं तुरंत वापस आऊंगा, या कम से कम संदेश भेजूंगा। इस बीच अपनी योजना पर कायम रहो, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहो, खास तौर पर अंगूठी के बारे में। मैं तुम्हें एक बार फिर समझा दूं, इसका इस्तेमाल मत करना। वह भोर होते ही चला गया। मैं किसी भी दिन वापस आ सकता हूँ, उसने कहा। सबसे देर से मैं विदाई पार्टी के लिए वापस आऊंगा। मुझे लगता है कि आखिरकार तुम्हें सड़क पर मेरी संगत की जरूरत पड़ सकती है। पहले तो फ्रोडो काफी परेशान था और अक्सर सोचता था कि गैंडाल्फ ने क्या सुना होगा, लेकिन उसकी बेचैनी दूर हो गई और अच्छे मौसम में वह कुछ समय के लिए अपनी परेशानियों को भूल गया। शायर ने शायद ही कभी इतनी अच्छी गर्मी या इतनी अच्छी शरद ऋतु देखी थी। पेड़ सिबों से लदे हुए थे, छतों में शहद टपक रहा था और मकई लंबी और भरपूर थी। शरद ऋतु अच्छी तरह से शुरू हो चुकी थी, इससे पहले कि फ्रोडो फिर से गैंडाल्फ के बारे में चिंता करने लगे। सितंबर बीत रहा था और अभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। जन्मदिन और विदाई का समय करीब आ गया, और फिर भी वह नहीं आया या कोई संदेश नहीं भेजा। बैगेंड व्यस्त होने लगा। फ्रोडो के कुछ दोस्त रहने और पैकिंग में उसकी मदद करने आए। फ्रेडिगर बोल्गर और फोल्को बोफिन थे, और बेशक उनके खास दोस्त पिप्पिन टूक और मेरी ब्रांडीबक। उनके बीच उन्होंने पूरे स्थान को उलट पुलट कर दिया। 20 सितंबर को 2 ढकी हुई गाड़ियां बकलैंड के लिए रवाना हुई, जिनमें फर्नीचर और सामान थे जिन्हें फ्रोडो ने नहीं बेचा था। वे ब्रांडीवाइन ब्रिज के रास्ते से अपने नए घर पहुंचे। अगले
दिन फ्रोडो बहुत चिंतित हो गया और गैंडाल्फ पर लगातार नजर रखने लगा। गुरुवार को उसके जन्मदिन की सुबह बिल्बो की शानदार पार्टी के लिए बहुत पहले की तरह ही साफ और साफ थी। फिर भी गैंडाल्फ दिखाई नहीं दिया। शाम को फ्रोडो ने अपनी विदाई दावत दी। ये काफी छोटी थी, सिर्फ अपने और अपने 4 सहायकों के लिए एक डिनर, लेकिन वह परेशान था और उसका मूड इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यह विचार कि उसे इतनी जल्दी अपने युवा मित्रों से अलग होना पड़ेगा, उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि वो उन्हें ये कैसे बताएगा। हालांकि 4 युवा हॉबिट बहुत खुश थे और गैंडाल्फ की अनुपस्थिति के बावजूद पार्टी जल्द ही बहुत खुश हो गई। डाइनिंग रूम में एक मेज और कुर्सियों को छोड़कर कुछ भी नहीं था, लेकिन खाना अच्छा था और अच्छी शराब थी। फ्रोडो की शराब को सेक्विले बैगिंसेस को बिक्री में शामिल नहीं किया गया था। फ्रोडो ने अपना गिलास खाली करते हुए कहा, मेरे बाकी सामान का जो भी हो, जब एसबी उस पर अपना पंजा जमा लेंगे, तो वैसे भी मैंने इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया है। यह ओल्ड विन्यार्ड्स की आखिरी बूंद थी। जब उन्होंने बहुत सारे गाने गाए और साथ में की गई कई चीज़ों के बारे में बात की, तो उन्होंने बिल्बो के जन्मदिन पर टोस्ट किया और फ्रोडो की आदत के अनुसार उसके और फ्रोडो के स्वास्थ्य के लिए साथ में शराब पी। फिर वे हवा में सांस लेने और सितारों को देखने के लिए बाहर चले गए और फिर वे बिस्तर पर चले गए। फ्रोडो की पार्टी खत्म हो चुकी थी और गैंडाल्फ नहीं आया था। अगली सुबह वे बाकी सामान के साथ एक और गाड़ी पैक करने में व्यस्त थे। मेरी ने इसका जिम्मा संभाला और फेटी यानी फ्रेडेगर बोल्गर के साथ गाड़ी चलाकर निकल पड़ी। आपके पहुंचने से पहले किसी को वहां पहुंचना होगा और घर को गर्म करना होगा, मेरी ने कहा। ठीक है, परसों मिलते हैं, अगर आप रास्ते में सोने नहीं गए। दोपहर के भोजन के बाद फोल्को घर चला गया, लेकिन पिप्पिन पीछे रह गया। फ्रोडो बेचैन और चिंतित था, गैंडाल्फ की आवाज़ सुनने के लिए व्यर्थ ही सुन रहा था। उसने रात होने तक इंतजार करने का फैसला किया। उसके बाद अगर गैंडाल्फ को उसकी तत्काल ज़रूरत होती, तो वह क्रिकहोलो जाता और शायद वहां पहले भी पहुंच जाता। क्योंकि फ्रोडो पैदल जा रहा था, आनंद के लिए और शायर पर आखिरी नज़र डालने के लिए उसकी योजना किसी और कारण से ज़्यादा हॉबिटन से बकलबरी फेरी तक पैदल चलने की थी, काफ़ी आसान। मैं भी थोड़ा प्रशिक्षण लूँगा, उसने आधे खाली हॉल में धूल भरे आईने में खुद को देखते हुए कहा। उसने बहुत दिनों से कोई मेहनत वाला काम नहीं किया था और उसका प्रतिबिंब काफ़ी ढीला ढाला लग रहा था, उसने सोचा। दोपहर के भोजन के बाद सेक्विले बैगिंस, लोबेलिया और उसका रेतीले बालों वाला बेटा लोथो, फ्रोडो की झुंझलाहट के कारण वहां पहुंचे। लोबेलिया ने अंदर कदम रखते हुए कहा, आखिरकार हमारा। यह विनम्र नहीं था, न ही पूरी तरह सच था, क्योंकि बैगेंट की बिक्री आधी रात तक प्रभावी नहीं हुई थी। लेकिन लोबेलिया को शायद माफ़ किया जा सकता है, उसे बैगेंट के लिए लगभग 77 साल तक इंतज़ार करना पड़ा था, जितना उसने कभी उम्मीद की थी, और वह अब 100 साल की हो गई थी। फिर भी वो ये देखने आई थी कि उसने जो कुछ भी खरीदा था वह चोरी नहीं हुआ था और उसे चाबियां चाहिए थीं। उसे संतुष्ट होने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि वह अपने साथ पूरी सूची लेकर आई थी और उसे ठीक से खंगाल रही थी। अंत में वह लोथो और अतिरिक्त चाबी के साथ चली गई और वादा किया कि दूसरी चाबी बैगशॉट रो में गैमजी के पास छोड़ दी जाएगी। उसने नाक से नाक सिकोड़ी और स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसे लगता है कि गैमजी रात के दौरान छेद को लूटने में सक्षम है। फ्रोडो ने उसे कोई चाय नहीं दी। उन्होंने रसोई में पिप्पिन और सैम गैमजी के साथ अपनी चाय पी। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई थी कि सैम बकलैंड में मिस्टर फ्रोडो के लिए काम करने और उनके बगीचे की देखभाल करने के लिए आ रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे गैफर ने मंजूरी दे दी थी, हालांकि इससे उन्हें लोबेलिया को पड़ोसी के रूप में रखने की संभावना के बारे में सांत्वना नहीं मिली। बैग एंड में हमारा आखिरी भोजन, फ्रोडो ने अपनी कुर्सी पीछे धकेलते हुए कहा। उन्होंने लोबेलिया के लिए बर्तन धोने का काम छोड़ दिया। पिप्पिन और सैम ने अपने 3 पैक बांधे और उन्हें पोर्च में रख दिया। पिप्पिन आखिरी बार टहलने के लिए बाहर गया। बगीचे में सैम गायब हो गया। सूरज ढल गया। बैग एंड उदास और अस्त व्यस्त लग रहा था। फ्रोडो वो परिचित कमरों में घूमता रहा
और सूर्यास्त की रोशनी दीवारों पर फीकी पड़ती देखी और कोनों से छायाएं बाहर निकलती देखीं। धीरे धीरे घर के अंदर अंधेरा छाने लगा। वह बाहर निकला और रास्ते के नीचे गेट तक चला गया और फिर हिल रोड से थोड़ी दूर चला गया। उसे उम्मीद थी कि शाम के अंधेरे में गंडाल्फ तेजी से ऊपर आएगा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। यह एक अच्छी रात होने वाली है, उसने ऊंची आवाज में कहा। यह एक शुरुआत के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि पैदल चलना, मैं अब और इधर उधर लटकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चलने जा रहा हूँ और गैंडाल्फ को मेरे पीछे आना होगा। वह वापस जाने के लिए मुड़ा और फिर झुक गया क्योंकि उसने आवाज़ें सुनी। बैगशॉट रो के अंत में कोने के पास एक आवाज़ निश्चित रूप से बूढ़े गैफर की थी, दूसरी अजीब थी और किसी तरह अप्रिय। वह समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने गैफर के जवाब सुने जो कि काफी तीखे थे। बूढ़ा आदमी परेशान लग रहा था। 7 नहीं मी बैगिंस चले गए हैं, आज सुबह चले गए और मेरा सैम उनके पास गया। वैसे भी उनका सारा सामान चला गया। हाँ, बिक गया और चला गया। मैं बताता हूँ क्यों इससे मेरा या आपका कोई लेना देना नहीं है। कहाँ जाना है यह कोई रहस्य नहीं है। वे बकलबरी या ऐसे ही किसी जगह चले गए हैं, दूर उस ओर। हाँ, ये है एक साफ सुथरा रास्ता। मैं खुद कभी इतनी दूर नहीं गया। बकलैंड में वे अजीब लोग हैं। नहीं, मैं कोई संदेश नहीं दे सकता। आपको शुभ रात्रि। पदचेहना पहाड़ी से नीचे चले गए। फ्रोडो को स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि क्यों ये तथ्य कि वे पहाड़ी पर नहीं आए उसे बहुत राहत देने वाला लगा। मुझे लगता है कि मैं अपने कामों के बारे में सवालों और जिज्ञासा से तंग आ चुका हूँ, उसने सोचा। वे सभी कितने जिज्ञासु लोग हैं। उसका मन कर रहा था कि जाकर गैफर से पूछे कि पूछताछ करने वाला कौन था, लेकिन उसने इसके बारे में बेहतर या बुरा सोचा और मुड़ा और जल्दी से बैग एंड की ओर वापस चला गया। पिप्पिन बरामदे में अपने बैग पर बैठा था। सैम वहां नहीं था। फ्रोडो अंधेरे दरवाजे के अंदर घुसा। सैम, उसने पुकारा। सैम, समय आ रहा हूँ सर, दूर से जवाब आया। उसके तुरंत बाद सैम ने भी अपना मुंह पोंछते हुए कहा। वह तहखाने में बियर के बैरल को अलविदा कह रहा था। सब लोग सवार हो जाओ, सैम, फ्रोडो ने कहा। हाँ सर, मैं अब थोड़ी देर और रुकूंगा सर। फ्रोडो ने गोल दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और चाबी सैम को दे दी। इसे लेकर अपने घर भाग जाओ सैम, उसने कहा। फिर रो के साथ साथ चलो और जितनी जल्दी हो सके घास के मैदानों से परे गली में गेट पर हमसे मिलो। हम आज रात गांव से होकर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे कान खड़े करने और आंखें ताकने लगे हैं। सैम पूरी गति से भाग गया। अच्छा, अब हम आखिरकार चल पड़े, फ्रोडो ने कहा। उन्होंने अपने बैग कंधे पर डाले और अपनी लाठियां उठाईं और कोने से होते हुए बैग एंड के पश्चिमी हिस्से की ओर चल पड़े। अलविदा, फ्रोडो ने अंधेरी खाली खिड़कियों की ओर देखते हुए कहा। उसने हाथ हिलाया। उसने अपना हाथ थामा और फिर मुड़कर बिल्बो का पीछा करते हुए, अगर वह जानता था, पेरेग्रीन के पीछे बगीचे के रास्ते से नीचे की ओर भागा। वे नीचे की जगह से कूद गए। नीचे की ओर बाड़ को पार करके वे खेतों की ओर चले गए और घासों में सरसराहट की तरह अंधेरे में चले गए। पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर वे एक संकरी गली में खुलने वाले गेट पर पहुंचे। वहां वे रुके और अपने बैग की पट्टियां ठीक कीं। कुछ ही देर में सैम दिखाई दिया। वह तेजी से दौड़ रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। उसका भारी बैग उसके कंधों पर ऊंचा उठा हुआ था और उसने अपने सिर पर एक लंबा, आकारहीन बैग रखा हुआ था जिसे वह टोपी कहता था। अंधेरे में वह बिल्कुल बौने जैसा लग रहा था। मुझे यकीन है कि तुमने मुझे सबसे भारी सामान दिया है, फ्रोडो ने कहा। मुझे घोंघों और उन सभी पर दया आती है जो अपने घरों को अपनी पीठ पर धोते हैं। मैं और भी बहुत कुछ ले सकता हूँ सर। मेरा पैकेट काफी हल्का है, सैम ने दृढ़तापूर्वक और झूठ बोलते हुए कहा। नहीं सैम, पिप्पिन ने कहा, यह उसके लिए अच्छा है। उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उन चीजों के जिन्हें पैक करने के लिए उसने हमें आदेश दिया था। वह हाल ही में सुस्त हो गया है और जब वह खुद कुछ वजन कम कर लेगा तो उसे कम वजन महसूस होगा।
एक गरीब बूढ़े हॉबिट के प्रति दयालु बनो। फ्रोडो ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि बकलैंड पहुंचने से पहले मैं विलो वंड जितना दुबला हो जाऊंगा। लेकिन मैं बकवास कर रहा था। मुझे लगता है कि तुमने अपने हिस्से से ज्यादा ले लिया है, सैम, और मैं अगली बार पैकिंग करते समय इस पर विचार करूंगा। उसने फिर से अपनी छड़ी उठाई। ठीक है, हम सभी को अंधेरे में चलना पसंद है, उसने कहा, तो चलो सोने से पहले कुछ मील पीछे छोड़ देते हैं। कुछ दूर तक वे पश्चिम की ओर गली में चले गए। फिर उसे छोड़कर वे बाएं मुड़ गए और चुपचाप फिर से खेतों में चले गए। वे झाड़ियों और झाड़ियों की सीमाओं के साथ एकल कतार में चले गए और उनके चारों ओर रात छा गई। अपने काले लबादों में वे इतने अदृश्य थे मानो उन सभी के पास जादुई अंगूठियां हों। चूंकि वे सभी हॉबिट थे और चुप रहने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई शोर नहीं किया जिसे हॉबिट भी सुन सकें। यहाँ तक कि खेतों और जंगलों में जंगली जानवर भी उनके गुजरने पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ समय बाद वे हॉबिटन के पश्चिम में एक संकरे तख्ते के पुल से जल को पार कर गए। वहां धारा एक घुमावदार काली पट्टी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसके किनारे झुके हुए एल्डर पेड़ थे। 1 या 2 मील आगे दक्षिण में वे जल्दी से ब्रांडीवाइन ब्रिज से बड़ी सड़क पार कर गए। वे अब टुकलैंड में थे और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ते हुए वे ग्रीन हिल कंट्री की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे इसकी पहली ढलान पर चढ़ने लगे, उन्होंने पीछे देखा और हॉबिटन में दूर से जल की कोमल घाटी में टिमटिमाते हुए लैंप देखे। जल्द ही यह अंधेरे भूमि की तहों में गायब हो गया और उसके पीछे बायवॉटर अपने ग्रे पूल के पास था। जब आखिरी खेत की रोशनी बहुत पीछे रह गई, पेड़ों के बीच से झांकते हुए फ्रोडो ने मुड़कर हाथ हिलाकर विदाई दी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी उस घाटी में फिर से देख पाऊंगा, उसने धीरे से कहा। जब वे लगभग 3 घंटे तक चले तो उन्होंने आराम किया। रात साफ, ठंडी और तारों से भरी थी, लेकिन नदियों और गहरे घास के मैदानों से पहाड़ों की ढलानों पर धुएं जैसी धुंध की लपटें उठ रही थीं। पतली पतली चादरों वाले बिर्च हल्की हवा में उनके सिर के ऊपर झूलते हुए पीले आसमान के खिलाफ एक काला जाल बना रहे थे। उन्होंने बहुत ही किफ़ायती रात का खाना खाया हॉबिट के लिए और फिर से आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक संकरी सड़क पर पहुंच गए, जो ऊपर नीचे लुढ़कती हुई आगे के अंधेरे में धूसर होती जा रही थी। वुडहॉल, स्टॉक और बकलबरी फेरी की सड़क। ये वाटर वैली में मुख्य सड़क से दूर चढ़ती थी और ग्रीन हिल्स के किनारों पर वुडी एंड की ओर मुड़ती थी, जो ईस्ट फार्थिंग का एक जंगली कोना था। थोड़ी देर बाद वे ऊंचे पेड़ों के बीच एक गहरी फटी हुई पगडंडी पर चले गए, जो रात में अपने सूखे पत्तों की सरसराहट कर रही थी। बहुत अंधेरा था। पहले तो वे बातें करते थे या साथ में धीमे स्वर में कोई धुन गुनगुनाते थे, लेकिन अब वे जिज्ञासु कानों से दूर थे। फिर वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे और पिप्पिन पीछे छूटने लगा। आखिरकार जब वे एक खड़ी ढलान पर चढ़ने लगे तो वह रुक गया और जम्हाई लेने लगा। मुझे इतनी नींद आ रही है, उसने कहा, कि मैं जल्दी ही सड़क पर गिर जाऊंगा। क्या तुम अपने पैरों पर सोने जा रहे हो? आधी रात होने वाली है। मुझे लगा कि तुम्हें अंधेरे में घूमना पसंद है, फ्रोडो ने कहा। लेकिन कोई बहुत जल्दी नहीं है। मेरी को उम्मीद है कि हम परसों किसी समय आएंगे, लेकिन तब हमारे पास लगभग 2 दिन और बचेंगे। हम पहले संभावित स्थान पर रुकेंगे। हवा पश्चिम से आ रही है, सैम ने कहा। अगर हम इस पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाएं, तो हमें एक ऐसी जगह मिल जाएगी जो काफी सुरक्षित और आरामदायक होगी, सर। अगर मुझे ठीक से याद है, तो आगे एक सूखा देवदार का जंगल है। सैम हॉबिटन से 20 मील के भीतर की जमीन को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह उसकी भौगोलिक सीमा थी। पहाड़ी की चोटी से कुछ ही दूर वे देवदार की लकड़ी के टुकड़े पर पहुंचे। सड़क छोड़कर वे पेड़ों के गहरे राल सुगंधित अंधेरे में चले गए और आग जलाने के लिए मृत लकड़ियां और शंकु एकत्र किए। जल्द ही उन्हें एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे आग की एक सुखद चिंगारी सुनाई दी और वे कुछ देर तक उसके चारों ओर बैठे रहे, जब तक कि वे सिर हिलाना शुरू नहीं कर देते। फिर बड़े पेड़ की जड़ों के एक कोने में वे अपने लबादे और कंबल में लिपट गए और जल्द ही गहरी नींद में सो गए। उन्होंने कोई निगरानी नहीं रखी
यहाँ तक कि फ्रोडो को भी अभी तक किसी खतरे का डर नहीं था, क्योंकि वे अभी भी शायर के दिल में थे। कुछ जीव आए और देखने लगे। जब आग बुझ गई तो उन्हें बाहर निकाला गया। एक लोमड़ी अपने काम से जंगल से गुजर रही थी और कई मिनट तक रुकी रही और सूंघती रही। हॉबिट, उसने सोचा, अच्छा अब क्या? मैंने इस देश में अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने शायद ही कभी किसी हॉबिट को पेड़ के नीचे घर के बाहर सोते हुए सुना हो। 3 हॉबिट, इसके पीछे कुछ बहुत ही अजीब बात है। वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसे इसके बारे में और कुछ पता नहीं चला। सुबह हुई, पीला और चिपचिपा। फ्रोडो सबसे पहले उठा और पाया कि एक पेड़ की जड़ ने उसकी पीठ में छेद कर दिया था और उसकी गर्दन अकड़ गई थी। मजे के लिए पैदल चलना, मैं गाड़ी क्यों नहीं चला रहा हूँ? उसने सोचा, जैसा कि वह आमतौर पर किसी अभियान की शुरुआत में करता था। और मेरे सभी सुंदर पंख वाले बिस्तर सेक्विले बैगिंस को बेच दिए गए हैं। ये पेड़ की जड़ें उनके लिए बहुत उपयोगी होंगी। उसने हाथ बढ़ाया। उठो, हॉबिट्स, वह चिल्लाया। यह एक खूबसूरत सुबह है। इसमें खूबसूरत क्या है? पिप्पिन ने एक आंख से अपने कंबल के किनारे से झांकते हुए कहा। सैम, 9:30 बजे तक जेल नाश्ता तैयार है। क्या तुमने नहाने का पानी गर्म कर लिया है? सैम थोड़ा उदास सा लग रहा था और उछल पड़ा। नहीं, सर, मैंने ऐसा नहीं किया है, सर, उसने कहा। फ्रोडो ने पिप्पिन से कंबल उतारकर उसे लपेट दिया और फिर जंगल के किनारे चला गया। पूर्व की ओर दूर तक सूरज दुनिया पर छाए घने कोहरे से लाल रंग में उग रहा था। सोने और लाल रंग से छुए शरद ऋतु के पेड़ छायादार समुद्र में बिना जड़ के तैरते हुए लग रहे थे। उसके थोड़ा नीचे बाईं ओर सड़क एक गहरी खाई में जाकर गायब हो गई। जब वह लौटा तो सैम और पिप्पिन ने अच्छी आग जला रखी थी। पानी, पिप्पिन चिल्लाया। पानी कहाँ है? मैं अपनी जेब में पानी नहीं रखता, फ्रोडो ने कहा। हमें लगा कि तुम पानी की तलाश में गए हो, पिप्पिन ने कहा, जो खाना और कप रखने में व्यस्त था। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। तुम भी आ सकते हो, फ्रोडो ने कहा, और सभी पानी की बोतलें भी साथ ले आओ। पहाड़ी के नीचे एक नाला था। उन्होंने अपनी बोतलें और छोटी कैंपिंग केतली एक छोटे से झरने पर भरी, जहां पानी भूरे पत्थर की एक चट्टान से कुछ फीट ऊपर गिरता था। वहां बर्फ जैसी ठंड थी और वे अपने चेहरे और हाथ धोते समय फुफकारते और कश लगाते थे। जब उनका नाश्ता खत्म हुआ और उन्होंने अपने बैग फिर से बांध लिए, तो 10 बज चुके थे और दिन सुहाना और गर्म होने लगा था। वे ढलान से नीचे उतरे और नदी को पार किया जहां वह सड़क के नीचे डूबी हुई थी, और अगली ढलान पर और पहाड़ियों के दूसरे कंधे पर चढ़े और उतरे, और उस समय तक उनके कपड़े, कंबल, पानी, भोजन और अन्य सामान पहले से ही खत्म हो चुके थे। एक भारी बोझ। दिन भर की पैदल यात्रा गर्म और थका देने वाली होने का वादा करती थी। हालांकि कुछ मील चलने के बाद सड़क ऊपर नीचे लुढ़कना बंद हो गई। यह एक थका देने वाले टेढ़े मेरे रास्ते से एक खड़ी ढलान के शीर्ष पर चढ़ गई और फिर आखिरी बार नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। उनके सामने उन्होंने पेड़ों के छोटे छोटे झुरमुटों से भरी निचली भूमि देखी जो दूर जाकर भूरे रंग के जंगल की धुंध में पिघल गई। वे वुडी एंड के पार ब्रांडीवाइन नदी की ओर देख रहे थे। सड़क उनके सामने रस्सी के टुकड़े की तरह घूम गई। सड़क तो अनंत तक चलती है, पिप्पिन ने कहा, लेकिन मैं बिना विश्राम के नहीं चल सकता। दोपहर के भोजन का समय हो गया है। वह सड़क के किनारे किनारे पर बैठ गया और पूर्व की ओर धुंध में देखने लगा, जिसके पार नदी थी और शायर का अंत था जिसमें उसने अपना सारा जीवन बिताया था। सैम उसके पास खड़ा था। उसकी गोल आंखें खुली हुई थीं क्योंकि वह उन जमीनों को देख रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक नए क्षितिज की ओर। क्या उन जंगलों में एल्वेस रहते हैं? उसने पूछा। मैंने कभी नहीं सुना, पिप्पिन ने कहा। फ्रोडो चुप था। वह भी सड़क के किनारे पूर्व की ओर देख रहा था, जैसे उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। अचानक वह बोला, जोर से लेकिन जैसे कि खुद से, धीरे से कह रहा हो। सड़क हमेशा आगे बढ़ती रहती है। दरवाजे से नीचे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब रास्ता बहुत आगे निकल गया है और मुझे उसका अनुसरण करना ही होगा, यदि मैं कर सकूं। थके हुए पैरों से
उसका पीछा करते हुए, जब तक ये किसी बड़े रास्ते से न जुड़ जाए, जहाँ कई रास्ते और काम मिलते हैं। और फिर कहाँ, मैं नहीं बता सकता, ये पुराने बिल्बो की तुकबंदी जैसा लगता है, पिप्पिन ने कहा। या यह आपकी नकल है? ये बिल्कुल भी उत्साहवर्धक नहीं लगता। मुझे नहीं पता, फ्रोडो ने कहा। ये तब मेरे दिमाग में आया, जैसे कि मैं इसे बना रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे बहुत पहले सुना होगा। निश्चित रूप से यह मुझे बिल्बो की बहुत याद दिलाता है, जो अपने जाने से पहले के आखिरी सालों में था। वो अक्सर कहा करता था कि केवल एक ही सड़क है, कि यह एक बड़ी नदी की तरह है, इसके झरने हर दरवाजे पर थे, और हर रास्ता इसकी सहायक नदी थी। यह एक खतरनाक काम है, फ्रोडो, अपने दरवाजे से बाहर जाना, वो अक्सर कहा करता था। आप सड़क पर कदम रखते हैं, और यदि आप अपने पैर नहीं रखते हैं, तो कोई नहीं जानता कि आप कहाँ बह सकते हैं। क्या आपको एहसास है कि यह वही रास्ता है जो क्या आप मिर्कवुड को ये कहते हुए सुनते हैं कि अगर आप उसे ऐसा करने देंगे तो वह आपको लोनली माउंटेन या उससे भी आगे और बदतर जगहों पर ले जाएगा? वह बैग एंड के सामने वाले दरवाजे के बाहर रास्ते पर ऐसा कहा करते थे, खासकर तब जब वह लंबी सैर पर निकल जाते थे। ठीक है, कम से कम 1 घंटे तक सड़क मुझे कहीं नहीं ले जाएगी, पिप्पिन ने अपना बैग खोलते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया, अपना बैग किनारे पर रख दिया और अपने पैर सड़क पर रख दिए। आराम करने के बाद उन्होंने अच्छा खाना खाया और फिर और आराम किया। सूरज ढलने लगा था और दोपहर की रोशनी जमीन पर थी, जब वे पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। अब तक उन्हें सड़क पर कोई नहीं मिला था। ये रास्ता ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, गाड़ियों के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त था, और वुडी एंड तक बहुत कम ट्रैफिक था। वे फिर से 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक जॉगिंग करते रहे जब सैम ने एक पल के लिए रुककर मानो उनकी बातें सुन ली हों। वे अब समतल जमीन पर थे, और बहुत घुमावदार रास्ते के बाद सड़क सीधे आगे घास के मैदान से होकर गुजर रही थी, जो ऊंचे पेड़ों से भरी हुई थी, जो नजदीकी जंगल से बाहर थी। सैम ने कहा, मैं पीछे सड़क पर एक टट्टू या घोड़े की आवाज सुन सकता हूँ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क के मोड़ के कारण वे दूर तक नहीं देख पाए। फ्रोडो ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह गैंडाल्फ है जो हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन जब उसने ये कहा, तो उसे लगा कि यह सच नहीं है, और अचानक उसके मन में सवार की नज़रों से छिपने की इच्छा हुई। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे सड़क पर देखे। मैं इस बात से तंग आ चुका हूँ कि मेरी हरकतों पर ध्यान दिया जाता है और चर्चा की जाती है। और अगर वह गैंडाल्फ है, उसने बाद में कहा, हम उसे थोड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, उसे इतनी देर से आने के लिए पैसे दे सकते हैं। चलो नज़रों से दूर हो जाएं। बाकी 2 लोग तेजी से बाईं ओर भागे और सड़क से कुछ ही दूर एक छोटे से गड्ढे में जा गिरे। वहां वे सपाट होकर लेट गए। फ्रोडो एक पल के लिए झिझका, जिज्ञासा या कोई और भावना उसके छिपने की इच्छा से जूझ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज करीब आ रही थी। ठीक समय पर उसने खुद को सड़क पर छाया डाल रहे एक पेड़ के पीछे लंबी घास के एक टुकड़े में फेंक दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और बड़ी जड़ों में से एक के ऊपर सावधानी से देखा। कोने से एक काला घोड़ा आया, कोई हॉबिट टट्टू नहीं, बल्कि एक पूर्ण आकार का घोड़ा, और उस पर एक बड़ा आदमी बैठा था, जो काठी पर दुबका हुआ लग रहा था। उसने एक बड़ा काला लबादा और हुड लपेटा हुआ था, जिससे केवल उसके ऊंचे रकाब में जूते नीचे दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा छाया में और अदृश्य था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा और फ्रोडो के बराबर पहुंच गया तो घोड़ा रुक गया। सवार व्यक्ति अपना सिर झुकाए हुए एकदम शांत बैठा रहा, मानो कुछ सुन रहा हो। हुड के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई किसी रहस्यमय गंध को पकड़ने के लिए सूंघ रहा हो। सिर सड़क की एक ओर से दूसरी ओर घूम गया। फ्रोडो को अचानक पता लगने का बेवजह डर सताने लगा और उसे अपनी अंगूठी याद आ गई। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, और फिर भी उसे जेब से निकालने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने धीरे धीरे अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसे बस इसे पहन लेना है और फिर वह सुरक्षित हो जाएगा। गैंडाल्फ की सलाह बेतुकी लग रही थी। बिल्बो ने अंगूठी का इस्तेमाल किया था, और मैं अभी भी शायर में हूँ,
उसने सोचा, जब उसका हाथ उस जंजीर को छू गया जिस पर अंगूठी लटकी हुई थी। उस क्षण सवार उठ बैठा और लगाम हिलाई। घोड़ा आगे बढ़ा, पहले धीरे धीरे चला और फिर तेजी से दौड़ने लगा। फ्रोडो सड़क के किनारे तक रेंगता हुआ गया और सवार को तब तक देखता रहा जब तक वह दूर नहीं चला गया। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सका, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अचानक, इससे पहले कि वह नजरों से ओझल हो जाए, घोड़ा एक तरफ मुड़ गया और दाईं ओर के पेड़ों में जा घुसा। ठीक है, मैं इसे बहुत ही अजीब और वास्तव में परेशान करने वाला मानता हूँ, फ्रोडो ने खुद से कहा, जैसे ही वह अपने साथियों की ओर बढ़ा। पिप्पिन और सैम घास में सपाट बैठे रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। इस तरह फ्रोडो ने सवार और उसके अजीब व्यवहार का वर्णन किया। मैं नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे ढूंढ रहा था या सूंघ रहा था, और मुझे ये भी यकीन था कि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे खोजे। मैंने शायर में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा या महसूस नहीं किया। लेकिन बड़े लोगों में से किसी का हमसे क्या लेना देना है? पिप्पिन ने कहा, और वह दुनिया के इस हिस्से में क्या कर रहा है? फ्रोडो ने कहा, यहाँ कुछ आदमी हैं। मुझे लगता है कि साउथ फर्थिंग में उन्हें बड़े लोगों से परेशानी हुई होगी। लेकिन मैंने इस सवार जैसी किसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे आश्चर्य है कि वो कहाँ से आता है। सैम ने अचानक कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ से आया है। ये काला सवार हॉबिटन से ही आया है, जब तक कि एक से ज़्यादा न हो। और मुझे पता है कि वह कहाँ जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? फ्रोडो ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए तीखी आवाज़ में कहा। तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मुझे अभी अभी याद आया, सर। ये कुछ इस तरह था, जब मैं कल शाम को चाबी लेकर अपने घर वापस आया, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हेलो, सैम। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि तुम आज सुबह मिस्टर फ्रोडो के साथ कहीं गए हुए हो। एक अजीब ग्राहक बैग एंड के मिस्टर बैगिंस के बारे में पूछ रहा था, और वह अभी अभी गया है। मैंने उसे बकलबरी भेज दिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई। जब मैंने उसे बताया कि मिस्टर बैगिंस अपने पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, तो वह बहुत निराश लग रहा था। उसने मुझ पर फुफकार मारी। इससे मैं कांप उठा। वो किस तरह का आदमी था? मैंने गफर से पूछा। पता नहीं, उसने कहा, लेकिन वो कोई हॉबिट नहीं था। वो लंबा और काला सा था, और वह मेरे सामने झुका हुआ था। मुझे लगता है कि वो विदेशी इलाकों से आए बड़े लोगों में से एक था। वह अजीब तरह से बोलता था। मैं और अधिक सुनने के लिए रुक नहीं सका, सर, क्योंकि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, और मैंने खुद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गैफर बूढ़ा हो रहा है और थोड़ा अंधा भी है, और जब यह आदमी पहाड़ी पर आया और उसे हमारी पंक्ति के अंत में हवा लेते हुए पाया, तब लगभग अंधेरा हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सर, या मुझे। वैसे भी गैफर को दोष नहीं दिया जा सकता, फ्रोडो ने कहा। वास्तव में मैंने उसे एक अजनबी से बात करते हुए सुना, जो मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था, और मैं लगभग उससे जाकर पूछने ही वाला था कि वह कौन था। काश मैंने ऐसा किया होता, या तुमने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया होता। मैं सड़क पर ज्यादा सावधान रहता। फिर भी, इस सवार और गैफर के अजनबी के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है, पिप्पिन ने कहा। हम हॉबिटन से काफी गुप्त रूप से निकले थे, और मुझे समझ में नहीं आता कि वो हमारा पीछा कैसे कर सकता है। उसकी गंध के बारे में क्या कहना है, सर? सैम ने कहा, और गफ्फार ने कहा था कि वह एक काला आदमी था। काश मैंने गैंडाल्फ का इंतजार किया होता, फ्रोडो ने बुदबुदाया। लेकिन शायद इससे मामला और बिगड़ जाता। तो फिर तुम्हें इस सवार के बारे में कुछ पता है या अनुमान है? पिप्पिन ने कहा, जिसने फुसफुसाए गए शब्दों को सुन लिया था। मुझे नहीं पता, और मैं अनुमान भी नहीं लगाना चाहता, फ्रोडो ने कहा। ठीक है, चचेरे भाई फ्रोडो, अगर तुम रहस्यमय बने रहना चाहते हो, तो तुम अपना रहस्य अभी के लिए छिपा सकते हो। इस बीच हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ खाने पीने का मन है, लेकिन किसी तरह मुझे लगता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। अदृश्य नाक से
सवारों को सूंघने की तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि अब हम आगे बढ़ेंगे, फ्रोडो ने कहा, लेकिन सड़क पर नहीं, कहीं वह सवार वापस न आ जाए या कोई दूसरा उसका पीछा न करे। हमें आज एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। बकलैंड अभी भी कई मील दूर है। जब वे फिर से चल पड़े तो पेड़ों की छाया घास पर लंबी और पतली थी। अब वे सड़क के बाईं ओर एक पत्थर की दूरी पर खड़े थे और जितना हो सके उससे दूर रहते थे। लेकिन इससे उन्हें परेशानी हुई क्योंकि घास घनी और गुच्छेदार थी और जमीन असमान थी और पेड़ एक साथ झाड़ियों में सिमटने लगे थे। सूरज उनकी पीठ के पीछे पहाड़ियों के पीछे लाल हो गया था और शाम होने लगी थी इससे पहले कि वे लंबी समतल सड़क के अंत में सड़क पर वापस आते, जिस पर यह कुछ मील तक सीधा चलता रहा। उस बिंदु पर यह बाईं ओर मुड़ गया और स्टॉक की ओर बढ़ते हुए येल के निचले इलाकों में चला गया, लेकिन एक गली दाहिनी ओर मुड़ गई जो वुडहॉल के रास्ते पर प्राचीन ओक के पेड़ों के जंगल से होकर घूमती हुई चली गई। यही हमारे लिए रास्ता है, फ्रोडो ने कहा। सड़क के मिलन स्थल से कुछ ही दूर वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। वह अभी भी जीवित था और उसकी छोटी शाखाओं पर पत्तियां थीं जो उसने अपने लंबे समय से गिरे हुए शाखाओं के टूटे हुए ठूंठों के चारों ओर फैला रखी थीं, लेकिन वह खोखला था और सड़क से दूर एक बड़ी दरार से उसमें प्रवेश किया जा सकता था। हॉबिट अंदर घुस गए और वहां पुरानी पत्तियों और सड़ी हुई लकड़ी के फर्श पर बैठ गए। उन्होंने आराम किया और हल्का खाना खाया, चुपचाप बातें की और समय समय पर सुनते रहे। वे गली की ओर धीरे धीरे वापस आ रहे थे, तभी शाम ढलने लगी। पश्चिमी हवा शाखाओं में आहें भर रही थी, पत्तियां फुसफुसा रही थीं। जल्दी सड़क धीरे धीरे लेकिन लगातार शाम की ओर गिरने लगी। उनके सामने अंधेरे में डूबते पूर्व में पेड़ों के ऊपर एक तारा चमक उठा। वे अपनी आत्माओं को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के बराबर और कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कुछ समय बाद जब तारे घने और चमकीले होते गए तो बेचैनी की भावना उनमें से चली गई और उन्होंने अब खुरों की आवाज़ नहीं सुनी। वे धीरे धीरे गुनगुनाने लगे, जैसा कि हॉबिट्स चलते समय करते हैं, खासकर जब वे रात में घर के पास पहुंच रहे होते हैं। ज्यादातर हॉबिट्स के लिए ये रात का खाना गीत या बिस्तर गीत होता है, लेकिन ये हॉबिट्स चलते फिरते गीत गुनगुना रहे थे, हालांकि निश्चित रूप से रात के खाने और बिस्तर का कोई जिक्र किए बिना नहीं। बिल्बो बैगिंस ने एक ऐसी धुन पर ये शब्द गढ़े थे जो पहाड़ों जितनी पुरानी थी, और उन्होंने इसे फ्रोडो को सिखाया था जब वे वाटर वैली की गलियों में घूमते और रोमांच के बारे में बातें करते थे। चूल्हे पर आग लाल है, छत के नीचे बिस्तर है, लेकिन अभी भी हमारे पैर थके नहीं हैं। फिर भी कोने के आसपास हम अचानक एक पेड़ या खड़े पत्थर से मिल सकते हैं। ये किसी ने नहीं देखा है, केवल हमने। पेड़ और फूल और पत्ती और घास, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। आसमान के नीचे पहाड़ी और पानी, उनके पास से गुजरो, उनके पास से गुजरो। फिर भी कोने में एक नई सड़क या एक गुप्त द्वार इंतजार कर रहा होगा, और भले ही हम आज उनसे गुजर गए हों, कल हम इस तरफ आ सकते हैं और चांद या सूरज की ओर जाने वाले छिपे हुए रास्तों को अपना सकते हैं। सेब, कांटे, अखरोट और मैला, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। रेत और पत्थर और तालाब और घाटी, तुम्हें अलविदा, तुम्हें अलविदा। घर पीछे है, दुनिया आगे है, और छायाओं से होते हुए रात के किनारे तक चलने के लिए कई रास्ते हैं, जब तक कि सारे तारे चमक न उठें। फिर दुनिया पीछे और घर आगे। हम वापस घर लौटेंगे और बिस्तर पर चले जाएंगे। धुंध और सांझ, बादल और छाया दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आग और दिया और मांस और रोटी, और फिर बिस्तर पर, और फिर बिस्तर पर। गाना खत्म हुआ, और अब सोने के लिए, और अब सोने के लिए। पिप्पिन ने ऊंची आवाज में गाया। चुप रहो, फ्रोडो ने कहा। मुझे लगता है कि मैंने फिर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनी है। वे अचानक लेट गए और वृक्ष की छाया की तरह चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। गली में कुछ दूर पीछे से टापों की आवाज आ रही थी, लेकिन हवा के साथ धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से आ रही थी। वे जल्दी और चुपचाप रास्ते से हट गए और ओक के पेड़ों के नीचे गहरी छाया में भाग गए। हमें बहुत दूर मत जाने दो, फ्रोडो ने कहा। मैं नहीं चाहता कि मुझे देखा जाए,
लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये कोई दूसरा ब्लैक राइडर है। बहुत बढ़िया, पिप्पिन ने कहा, लेकिन सूंघना मत भूलना। खुरों ने पास आना शुरू कर दिया। पेड़ों के नीचे सामान्य अंधेरे से बेहतर कोई जगह ढूंढने के लिए उनके पास समय नहीं था। सैम और पिप्पिन एक बड़े पेड़ के तने के पीछे दुबके हुए थे, जबकि फ्रोडो कुछ गज पीछे गली की ओर रेंग रहा था। ये धूसर और पीला दिख रहा था, जंगल के बीच से फीकी रोशनी की एक रेखा। इसके ऊपर धुंधले आसमान में तारे घने थे, लेकिन चांद नहीं था। घोड़ों की टापों की आवाज बंद हो गई। फ्रोडो ने देखा कि दो पेड़ों के बीच की हल्की जगह से कुछ काला गुजरा और फिर रुक गया। यह एक घोड़े की काली छाया की तरह लग रहा था, जिसे एक छोटी काली छाया आगे ले जा रही थी। काली छाया उस जगह के करीब खड़ी थी जहां से उन्होंने रास्ता छोड़ा था, और वह एक तरफ से दूसरी तरफ झुक रही थी। फ्रोडो को लगा कि उसने सूंघने की आवाज सुनी है। छाया जमीन पर झुक गई और फिर उसकी ओर रेंगने लगी। एक बार फिर फ्रोडो के मन में अंगूठी पहनने की इच्छा आई, लेकिन इस बार यह पहले से ज्यादा प्रबल थी। इतनी प्रबल कि लगभग उसे एहसास होने से पहले ही कि वह क्या कर रहा है, उसका हाथ अपनी जेब में टटोल रहा था। लेकिन उसी क्षण एक मिश्रित गीत और हंसी जैसी आवाज आई। तारों से जगमगाती हवा में स्पष्ट आवाजें उठी और गिरीं। काली छाया सीधी हुई और पीछे हट गई। वह छायादार घोड़े पर चढ़ गई और गली के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गई। फ्रोडो ने फिर से सांस ली। एल्स, सैम ने कर्कश फुसफुसाहट में कहा। एल्स, सर। वह पेड़ों से निकलकर उन आवाज़ों की ओर भाग जाता, अगर उन्होंने उसे पीछे नहीं खींचा होता। हाँ, ये एल्वेस हैं, फ्रोडो ने कहा। कभी कभी वुडी एंड में उनसे मुलाकात हो सकती है। वे शायर में नहीं रहते, लेकिन वे वसंत और शरद ऋतु में टॉवर हिल्स से परे अपनी जमीन से बाहर यहाँ घूमते हैं। मैं आभारी हूँ कि वे यहाँ हैं। आपने नहीं देखा, लेकिन वह ब्लैक राइडर यहीं रुका था और वास्तव में गाना शुरू होने पर हमारी ओर रेंग रहा था। जैसे ही उसने आवाजें सुनी, वह खिसक गया। एल्स के बारे में क्या? सैम ने कहा। वह सवार के बारे में चिंता करने के लिए बहुत उत्साहित था। क्या हम जाकर उन्हें नहीं देख सकते? सुनो, वे इस ओर आ रहे हैं, फ्रोडो ने कहा। हमें बस इंतजार करना है। गाना करीब आ गया। एक स्पष्ट आवाज अब दूसरों से ऊपर उठ गई। ये सुंदर एल्वेन भाषा में गा रहा था, जिसके बारे में फ्रोडो को बहुत कम जानकारी थी और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं पता था। फिर भी धुन के साथ मिश्रित ध्वनि उनके विचारों में खुद को शब्दों में ढाल रही थी, जिसे वे केवल आंशिक रूप से समझ पाए थे। ये वह गीत था जिसे फ्रोडो ने सुना था। बर्फ सफेद, बर्फ सफेद, हे साफ महिला, हे पश्चिमी समुद्र के पार की रानी, हे प्रकाश हम पर जो यहाँ भटकते हैं, बुने हुए पेड़ों की दुनिया के बीच। गिल्थोनील, हे एल्बेरेथ, तेरी आंखें साफ हैं और तेरी सांसें चमकीली हैं। बर्फ सफेद, बर्फ सफेद, हम समुद्र के उस पार दूर देश में तेरे लिए गाते हैं। हे तारों, जो सूर्यविहीन वर्ष में उसके चमकते हाथों से चीरे गए थे, अब पवनयुक्त खेतों में उज्ज्वल और स्पष्ट हम तुम्हारे रजत पुष्पों को खिलते हुए देखते हैं। हे एल्बेरेथ, गिल्थोनील, हम अभी भी याद करते हैं, हम जो इस सुदूर देश में वृक्षों के नीचे रहते हैं, पश्चिमी समुद्र पर तुम्हारी तारों की रोशनी। गाना खत्म हो गया। ये हाय एल्व्स हैं। उन्होंने एल्बेरेथ का नाम बोला। फ्रोडो ने आश्चर्य से कहा, शायर में ऐसे सबसे खूबसूरत लोगों में से कुछ ही देखे जाते हैं। अब मध्य पृथ्वी में, महान सागर के पूर्व में बहुत कम लोग बचे हैं। ये वास्तव में एक अजीब संयोग है। हॉबिट्स सड़क के किनारे छाया में बैठे थे। कुछ ही देर में एल्व्स घाटी की ओर गली से नीचे आ गए। वे धीरे धीरे गुजरे और हॉबिट्स को उनके बालों और आंखों में चमकती हुई तारों की रोशनी दिखाई दे रही थी। उनके पास कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी जब वे चल रहे थे तो एक झिलमिलाहट पहाड़ियों के किनारे से ऊपर चांद की रोशनी की तरह उनके पैरों के चारों ओर पड़ रही थी। वे अब चुप थे और जब आखिरी एल्फ गुजरा तो उसने मुड़कर हॉबिट्स की ओर देखा और हंसा। जय हो, फ्रोडो, वह चिल्लाया। तुम विदेश में देर से आए हो, या शायद तुम खो गए हो। फिर उसने दूसरों को ऊंची आवाज में पुकारा और सारा समूह रुक गया और चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये वाकई अद्भुत है।
उन्होंने कहा, रात में जंगल में 3 हॉबिट। बिल्बो के चले जाने के बाद से हमने ऐसी चीज नहीं देखी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, प्यारे लोगों, फ्रोडो ने कहा, बस इतना है कि हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर आप जा रहे हैं। मुझे तारों के नीचे टहलना अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपकी संगति का स्वागत करूंगा। लेकिन हमें किसी और की जरूरत नहीं है और हॉबिट बहुत सुस्त होते हैं। वे हंसे। और आपको कैसे पता कि हम आपके जैसे ही रास्ते पर चलते हैं? क्योंकि आप नहीं जानते। क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? फ्रोडो ने जवाब में पूछा। हम बहुत सी बातें जानते हैं, उन्होंने कहा। हमने तुम्हें बिल्बो के साथ पहले भी कई बार देखा है, हालांकि तुमने हमें नहीं देखा होगा। आप कौन हैं और आपका स्वामी कौन है? फ्रोडो ने पूछा। मैं गिल्डोर हूँ, उनके नेता ने उत्तर दिया, वह एल्फ जिसने सबसे पहले उसका अभिवादन किया था। फिनरोड के घराने के गिल्डोर इंग्लोरियन। हम निर्वासित हैं और हमारे अधिकांश रिश्तेदार बहुत पहले ही चले गए हैं और हम भी अब यहाँ कुछ समय के लिए ही रुके हैं, इससे पहले कि हम महासागर पार करके वापस लौटें। लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार अभी भी रिवेंडेल में शांति से रह रहे हैं। अब आओ, फ्रोडो, हमें बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि हम देखते हैं कि तुम पर डर की कोई छाया है। हे बुद्धिमान लोगों, पिप्पिन ने उत्सुकता से बीच में टोका, हमें ब्लैक होल के बारे में बताओ। सवार, ब्लैक राइडर्स, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आप ब्लैक राइडर्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज 2 ब्लैक राइडर्स हमसे आगे निकल गए हैं, या एक ने 2 बार ऐसा किया है, पिप्पिन ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले ही वह आपके पास आते ही खिसक गया था। एल्व्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी अपनी भाषा में धीरे धीरे बात की। आखिरकार गिल्डा हॉबिट्स की ओर मुड़ा। हम इस बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, उसने कहा। हमें लगता है कि अब आपको हमारे साथ आना चाहिए। ये हमारा रिवाज नहीं है, लेकिन इस बार हम आपको अपने रास्ते पर ले जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आज रात हमारे साथ रह सकते हैं। हे सुंदर लोगों, यह मेरी उम्मीद से परे सौभाग्य है, पिप्पिन ने कहा। सैम अवाक रह गया। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ, गिल्डा इंग्लोरियन, फ्रोडो ने झुकते हुए कहा। एलेन्स नलालोमेन ओमेंटिएल्वो, हमारी मुलाकात के समय एक सितारा चमकता है, उन्होंने उच्च एल्वेन भाषण में जोड़ा। सावधान रहो, दोस्तों, गिल्डा ने हंसते हुए कहा। कोई रहस्य मत बोलो, यहाँ प्राचीन भाषा का विद्वान है। बिल्बो एक अच्छा गुरु था। जय हो, एल्फ मित्र, उसने फ्रोडो को प्रणाम करते हुए कहा। अब अपने दोस्तों के साथ आओ और हमारी टोली में शामिल हो जाओ। बेहतर होगा कि तुम बीच में चलो ताकि तुम भटक न जाओ। हम रुकने से पहले तुम थक जाओगे। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? फ्रोडो ने पूछा। आज रात हम वुडहॉल के ऊपर पहाड़ियों पर जंगल में जाएंगे। ये कुछ मील की दूरी है, लेकिन आपको इसके अंत में आराम मिलेगा और इससे कल आपकी यात्रा छोटी हो जाएगी। वे फिर से चुपचाप आगे बढ़े और छाया और मंद रोशनी की तरह आगे बढ़े, क्योंकि एल्वेस हॉबिट से भी ज्यादा बिना आवाज या पदचिह्न के जब चाहे तब चल सकते थे। पिप्पिन को जल्द ही नींद आने लगी और वो 1 या 2 बार लड़खड़ाया, लेकिन हर बार उसके बगल में एक लंबा एल्फ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे गिरने से बचाता था। सैम फ्रोडो के बगल में चल रहा था, मानो वह सपने में हो। उसके चेहरे पर आधा डर और आधा आश्चर्य की खुशी थी। दोनों ओर के जंगल घने होते जा रहे थे, पेड़ अब छोटे और घने हो गए थे, और जैसे जैसे गली नीचे की ओर जाती हुई पहाड़ियों की तह में जा रही थी, दोनों ओर की ढलानों पर हेज़ेल के कई गहरे पेड़ उगाए थे। आखिरकार एल्वेस रास्ते से हट गए। दाहिनी ओर की झाड़ियों के बीच एक हरा रास्ता लगभग अदृश्य था, और वे इसके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि यह पहाड़ी के एक कंधे के ऊपर से जंगल की ढलानों पर वापस चला गया, जो नदी घाटी की निचली भूमि में दिखाई दे रहा था। अचानक वे पेड़ों की छाया से बाहर आ गए, और उनके सामने घास का एक विस्तृत क्षेत्र था, जो रात के नीचे धूसर हो गया था। 3 तरफ से जंगल उस पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन पूर्व की ओर जमीन खड़ी थी और ढलान के नीचे उगने वाले काले पेड़ों की चोटियां उनके पैरों के नीचे थीं। आगे, निचली जमीनें तारों के नीचे धुंधली और सपाट थीं। पास में वुडहॉल गांव में कुछ रोशनियां टिमटिमा रही थीं।
एल्वेस घास पर बैठे और एक दूसरे से धीमी आवाज में बात करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे हॉबिट्स पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। फ्रोडो और उसके साथियों ने खुद को लबादे और कंबल में लपेट लिया और उन पर नींद छाने लगी। रात बढ़ती गई और घाटी की रोशनी बुझ गई। पिप्पिन एक हरे रंग की पहाड़ी पर तकिया लगाकर सो गया। दूर पूर्व में रेमिर्थ नेटेड स्टॉर्स झूल रहे थे और धीरे धीरे धुंध के ऊपर लाल बोरगिल उठे, आग के एक रत्न की तरह चमक रहे थे। फिर हवा के कुछ बदलाव से सारा कोहरा घूंघट की तरह दूर चला गया और वहां झुके हुए, जैसे कि वह दुनिया के किनारे पर चढ़ रहे थे, आकाश के तलवारबाज मेनिलवागोर अपनी चमकती हुई बेल्ट के साथ। सभी कल्पित बौने गाने लगे। अचानक पेड़ों के नीचे लाल रोशनी के साथ आग भड़क उठी। आओ, एल्वेस ने हॉबिट्स को पुकारा। आओ, अब बातचीत और मौज मस्ती का समय है। पिप्पिन उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। वह कांप उठा। हॉल में आग लगी है और भूखे मेहमानों के लिए खाना है, उसके सामने खड़े एक एल्फ ने कहा। हरियाली के दक्षिणी छोर पर एक खुला स्थान था। वहां हरियाली जंगल में चली गई और एक हॉल जैसी चौड़ी जगह बन गई, जिसकी छत पेड़ों की टहनियों से बनी थी। उनके बड़े तने दोनों तरफ खंभों की तरह फैले हुए थे। बीच में लकड़ी की आग जल रही थी और पेड़ों के खंभों पर सोने और चांदी की रोशनी वाली मशालें लगातार जल रही थीं। एल्वेस घास पर या पुराने तनों के आरी से काटे गए छल्लों पर आग के चारों ओर बैठे थे। कुछ लोग कप लेकर इधर उधर जा रहे थे और पे डाल रहे थे, दूसरे लोग ढेर सारी प्लेटों और बर्तनों में खाना ला रहे थे। ये तो घटिया खाना है, उन्होंने हॉबिट्स से कहा, क्योंकि हम यहाँ ठहरे हुए हैं, हमारे हॉल से दूर ग्रीनवुड में। अगर कभी आप हमारे घर मेहमान बनेंगे तो हम आपके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। फ्रोडो ने कहा, मुझे लगता है कि यह जन्मदिन की पार्टी के लिए काफी अच्छा है। पिप्पिन को बाद में खाने पीने की कोई बात याद नहीं आई, क्योंकि उसका मन योगिनी के चेहरों पर चमकती रोशनी और इतनी अलग अलग और इतनी खूबसूरत आवाज़ों से भरा हुआ था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक जागृत स्वप्न में है। लेकिन उसे याद आया कि वहाँ रोटी थी, जिसका स्वाद भूखे व्यक्ति को एक सफ़ेद रोटी से भी ज्यादा था, और फल जंगली जामुन की तरह मीठे और बगीचों के फलों से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे। उसने एक प्याला पिया जो एक सुगंधित घूंट से भरा हुआ था, एक साफ फव्वारे की तरह ठंडा, गर्मियों की दोपहर की तरह सुनहरा। सैम कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सका, नहीं खुद को स्पष्ट रूप से चित्रित कर सका कि उसने उस रात क्या महसूस किया या क्या सोचा, हालांकि यह उसकी याददाश्त में उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं में से एक के रूप में बना रहा। वह सबसे नज़दीकी से कह सका, ठीक है सर, अगर मैं उस तरह से सेब उगा सकता तो मैं खुद को माली कहलाऊंगा। लेकिन ये गाना मेरे दिल को छू गया, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। फ्रोडो बैठकर मजे से खा रहा था, पी रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान मुख्य रूप से बोले जा रहे शब्दों पर था। वह एल्फ भाषण के बारे में थोड़ा जानता था और उत्सुकता से सुनता था। कभी कभी वह उन लोगों से बात करता था जो उसकी सेवा करते थे और उन्हें उनकी अपनी भाषा में धन्यवाद देता था। वे उसे देखकर मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, यहाँ हॉबिट्स के बीच एक रत्न है। थोड़ी देर बाद पिप्पिन गहरी नींद में सो गया और उसे उठाकर पेड़ों के नीचे एक कुंज में ले जाया गया। वहां उसे एक नर्म बिस्तर पर लिटाया गया और वह पूरी रात सोता रहा। सैम ने अपने मालिक को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब पिप्पिन चला गया तो वह आया और फ्रोडो के पैरों के पास जाकर बैठ गया, जहां उसने आखिरकार सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फ्रोडो देर तक जागता रहा और गिल्डर से बात करता रहा। उन्होंने कई पुरानी और नई चीज़ों के बारे में बात की और फ्रोडो ने गिल्डर से शायर के बाहर की दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत कुछ पूछा। खबरें ज़्यादातर दुखद और अशुभ थीं, अंधेरा छाने, मनुष्यों की युद्ध और कल्पित बौनों के भागने के बारे में। अंत में फ्रोडो ने वह सवाल पूछा जो उसके दिल के सबसे करीब था। मुझे बताओ, गिल्डोर, क्या तुमने बिल्बो को कभी देखा है, जब से वह हमें छोड़कर चला गया है? गिल्डा मुस्कुराया। हाँ, उसने जवाब दिया। 2 बार। उसने हमें इसी जगह पर अलविदा कहा था, लेकिन मैंने उसे एक बार फिर देखा, यहाँ से बहुत दूर। उसने बिल्बो के बारे में और कुछ नहीं कहा और फ्रोडो चुप हो गया।
तुम मुझसे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते या बताते हो, फ्रोडो, गिल्डर ने कहा। लेकिन मैं पहले से ही थोड़ा जानता हूँ, और मैं तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे सवालों के पीछे के विचार को और भी ज्यादा पढ़ सकता हूँ। तुम शायर छोड़कर जा रहे हो, और फिर भी तुम इस बात पर संदेह करें कि आप जो खोज रहे हैं वो आपको मिलेगा, या आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा, या आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। क्या ये सच नहीं है? हाँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन मुझे लगा कि मेरा जाना एक रहस्य था जो केवल गैंडाल्फ और मेरे वफादार सैम को ही पता था। उसने सैम की ओर देखा, जो धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। गिल्डर ने कहा, ये रहस्य हमसे दुश्मन तक नहीं पहुंचेगा। दुश्मन? फ्रोडो ने कहा, तो फिर तुम्हें पता है कि मैं शायर क्यों छोड़ रहा हूँ? मैं नहीं जानता कि दुश्मन किस कारण से तुम्हारा पीछा कर रहा है, गिल्डर ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो वास्तव में अजीब है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि खतरा अब तुम्हारे सामने और पीछे और दोनों तरफ है। तुम्हारा मतलब राइडर्स से है। मुझे डर था कि वे दुश्मन के सेवक होंगे। ब्लैक राइडर्स क्या हैं? क्या गैंडाल्फ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? ऐसे जीवों के बारे में कुछ नहीं? तो फिर मुझे लगता है कि मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम्हें तुम्हारी यात्रा से रोक दे। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर निकले हो, अगर तुम वाकई सही समय पर निकले हो। अब तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, और न तो रुकना चाहिए और न ही पीछे मुड़ना चाहिए, क्योंकि शायर अब तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपके संकेतों और चेतावनियों से ज्यादा भयानक जानकारी क्या हो सकती है, फ्रोडो ने कहा। मुझे पता था कि आगे खतरा है, बेशक, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हमारे अपने शायर में होगा। क्या एक हॉबिट पानी से नदी तक शांति से नहीं चल सकता? लेकिन ये तुम्हारा अपना शायर नहीं है, गिल्डर ने कहा। हॉबिट के आने से पहले भी दूसरे लोग यहाँ रहते थे, और जब हॉबिट नहीं रहेंगे तब भी दूसरे लोग यहाँ रहेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द है। तुम खुद को बाड़ के अंदर तो रख सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए इसे बाहर नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ, और फिर भी यह हमेशा इतना सुरक्षित और परिचित लगता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी योजना गुप्त रूप से शायर को छोड़ने और रिवेंडेल जाने की थी, लेकिन अब मेरे कदम डगमगा रहे हैं, इससे पहले कि मैं बकलैंड पहुँचूं। मुझे लगता है कि आपको अभी भी उस योजना का पालन करना चाहिए, गिल्डर ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह रास्ता आपके साहस के लिए बहुत कठिन साबित होगा। लेकिन अगर आप स्पष्ट सलाह चाहते हैं, तो आपको गैंडाल्फ से पूछना चाहिए। मुझे आपके भागने का कारण नहीं पता है, और इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके पीछा करने वाले आप पर किस तरह से हमला करेंगे। ये बातें गैंडाल्फ को पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप शायर छोड़ने से पहले उससे मिलेंगे। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। लेकिन यह एक और बात है जो मुझे चिंतित करती है। मैं कई दिनों से गैंडाल्फ का इंतजार कर रहा हूँ। उसे 2 रात पहले ही हॉबिटन आना था, लेकिन वो कभी नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? गिल्डर एक पल के लिए चुप हो गया। मुझे ये खबर पसंद नहीं है, उसने आखिरकार कहा। गैंडाल्फ का देर से आना शुभ संकेत नहीं है, लेकिन कहा जाता है, जादूगरों के मामलों में दखल न दें, क्योंकि वे चालाक होते हैं और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। चुनाव आपका है, जाना या इंतजार करना। और यह भी कहा गया है, फ्रोडो ने उत्तर दिया, परामर्श के लिए एल्वेस के पास मत जाओ, क्योंकि वे नहीं और हाँ दोनों कहेंगे। क्या ये सच है? गिल्डर ने हंसते हुए कहा। कल्पित बौने शायद ही कभी बिना सोचे समझे सलाह देते हैं, क्योंकि सलाह एक खतरनाक उपहार है, यहाँ तक कि बुद्धिमान से बुद्धिमान को भी, और सभी रास्ते गलत हो सकते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया है, और फिर मैं आपसे बेहतर कैसे चुन सकता हूँ? लेकिन अगर आप सलाह मांगते हैं, तो मैं दोस्ती के नाते सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि अब आपको बिना किसी देरी के तुरंत चले जाना चाहिए, और अगर गैंडाल्फ आपके जाने से पहले नहीं आता है, तो मैं भी यही सलाह देता हूँ, अकेले मत जाओ। ऐसे दोस्तों को साथ ले जाओ जो भरोसेमंद और इच्छुक हों। अब आपको आभारी होना चाहिए, क्योंकि मैं ये सलाह खुशी से नहीं देता।
कल्पित बौनों के अपने अपने काम और अपने अपने दुख हैं, और उन्हें हॉबिट या धरती पर किसी भी अन्य प्राणी के तौर तरीकों से कोई मतलब नहीं है। हमारे रास्ते शायद ही कभी संयोग से या उद्देश्य से उनके रास्ते से मिलते हैं। इस मुलाकात में संयोग से ज्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन उद्देश्य मुझे स्पष्ट नहीं है और मैं बहुत ज्यादा कहने से डरता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, फ्रोडो ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साफ साफ बता दें कि ब्लैक राइडर्स कौन हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूं तो मैं लंबे समय तक गैंडाल्फ को नहीं देख पाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पीछे कौन सा खतरा है। क्या ये जानना पर्याप्त नहीं है कि वे शत्रु के सेवक हैं? गिल्ड ने उत्तर दिया, उनसे भाग जाओ, उनसे कोई शब्द मत बोलो, वे घातक हैं। मुझसे और कुछ मत पूछो। लेकिन मेरा दिल ये चेतावनी देता है कि सब कुछ खत्म होने से पहले तुम, ड्रोगो के बेटे फ्रोडो, गिल्ड इंग्लोरियन से ज्यादा इन भयानक चीजों के बारे में जान जाओगे। एल्बेरेथ तुम्हारी रक्षा करे, लेकिन मुझे साहस कहाँ मिलेगा? फ्रोडो ने पूछा। मुझे मुख्य रूप से इसी की जरूरत है। साहस अप्रत्याशित जगहों पर पाया जाता है, गिल्ड ने कहा। अच्छी उम्मीद रखो, अब सो जाओ। सुबह तक हम चले जाएंगे, लेकिन हम अपने संदेश भेज देंगे भूमि के माध्यम से। भटकने वाली कंपनियों को आपकी यात्रा के बारे में पता चल जाएगा और जिनके पास भलाई करने की शक्ति है, वे सतर्क रहेंगे। मैं तुम्हें एल्फ्रंड नाम देता हूँ और तुम्हारे रास्ते के अंत में सितारे चमकें। अजनबियों में हमें शायद ही कभी ऐसा आनंद मिला हो और दुनिया के दूसरे घुमकड़ों के होठों से प्राचीन वाणी के शब्द सुनना उचित है। गिल्ड की बात खत्म होते ही फ्रोडो को नींद आने लगी। उसने कहा, मैं अब सो जाऊंगा, और एल्फ उसे पिप्पिन के पास एक कुंज में ले गया और वह बिस्तर पर लेट गया और तुरंत ही स्वप्नहीन नींद में सो गया।